गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम 12th क्लास हिस्ट्री लेसन सेकंड इसका पार्ट फोर्थ स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक हमारा ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। तो देखो, रूरल जो सोसाइटी है इसमें काफ़ी डाइवर्सिटी होती है। तो यद्यपि खेती की इन नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। यस, अनइक्वल थे इसके एडवांटेज। इस बात से प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़ी लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। आपस में एक दूसरे में ये तो भी डिस्क्रिमिनेशन होता ही है, एक दूसरे का शोषण करते हैं। इन कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में, हमें पता लगता है कि भूमिहीन खेतीहार श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता है। गृहपति घर का जो मालिक होता है, घर का मुखिया होता है। गृहपति का जो अर्थ है, बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्राय किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद प्राय वंशानुगत होता था। आरंभिक तमिल संगम साहित्य जो शुरुआत में जो तमिल संगम साहित्य जो लिखे गए थे लिटरेचर में भी गांवों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है। जैसे कि वेलालर, बड़े जमींदार होते हैं वेलालर, एंड हलवाहा या उलवर, और दास अणिमई। तो काफ़ी इनके बारे में बता रखा है। यह संभव है कि वर्गों की है भिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई टेक्नोलॉजी के उपयोग पर आधारित थी। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी चर्चा प्राय विविध ग्रंथों में की जाती है। तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है भूमिदान और नए संप्रभात ग्रामीण। तो बड़े बड़े लोग डोनेट करते थे लैंड का, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ईस्वी की प्रारंभिक आरंभिक शताब्दी में ही भूमिदान में प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्र पत्रों पर भी खुदे हुए थे, जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाण रूप में दिया जाता है कि भूमिदान लेते थे। भूमिदान में जो प्रमाण मिले हैं साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मण को दिए जाते थे। यस, लैंड डोनेट ब्राह्मण मोस्टली, या कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट है उसको दिए जाते थे। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे, विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद में अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में है, कुछ तमिल तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में है। आइए एक ऐसे अभिलेख का ध्यान से विचार करें। तो प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सब महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। हम बात करते हैं प्रभावती गुप्त के बारे में, जो 375 लगभग से और 415 ईस्वी एडी की बात कर रहे हैं। जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। कौन? मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त वंश। तो संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था। पहले, आज के टाइम में तो इक्वल प्रॉपर्टी होती थी, मेल और फीमेल हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ओनली फॉर मेल की होती थी प्रॉपर्टी। लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी, उसने दान भी किया था। इसका एक कारण यह हो सकता है क्योंकि वह एक रानी मतलब थी, इसलिए, क्योंकि उस टाइम इंडियन जो कल्चर था वो फीमेल को सिंहासन पे नहीं बैठने देते थे, इसलिए उनका यह उदाहरण एक विरलता ही रहा हो। यह भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को एक स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया गया हो। यस, अभिलेख से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। इनमें ब्राह्मण, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे। शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेखों के अनुसार उन लोगों को गांव के नए प्रधान की अज्ञानताओं का पालन करना पड़ता था, संभवतः अपने भुगतान उन्हें ही देने पड़ते थे। यह टैक्स की बात करते हैं। इस प्रकार भूमिदान उल्लेख देश के कई हिस्सों में प्राप्त हुए हैं। दानों में दान दी गई भूमि को की माप में अंतर है, कहीं की छोटे छोटे टुकड़ों में, कहीं की बड़े क्षेत्र दान में दिए जाते थे। साथ ही भूमिदान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते हैं। यह रीजनल डाइवर्सिटी मिलती है। इतिहास का जो हिस्टोरियंस है में भूमिदान का प्रभाव एक गर्म वाद विवाद का विषय बना हुआ है बहुत ही। तो कुछ इतिहासकार का मानना है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी। तो जबकि कुछ का कहना है कि भूमिदान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है, अर्थात राजा का जो शासन है उसमें सामंतों पर दुर्बल होने लगा, तो उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थन जुटाने प्रारंभ कर दिए। उनका यह भी मानना है कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित
करना चाहते थे। यस, राजा अपनी जो तुलना है वो भगवान से कर रहा है, तो उनका नियंत्रण ढीला होता जा रहा था, इसलिए वे अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा, भूमिदान के प्रचलन से राजे किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था। यस, जैसे पशुपालक है, संग्राहक इकट्ठा करना, शिकारी है, मछुआरे हैं, शिल्पकार है, और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग हैं। सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन आदान प्रदान के वितरण नहीं रखते थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नगर और व्यापार। तो नए नगर उभरे उस टाइम में, तो हम नगरों की बात करते हैं जिनका विकास लगभग छठी ईस्वी पूर्व, छठी बीसी में ही उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। जैसा कि हमने पढ़ा है कि इनमें से अधिकांश नगर महाजनपद की राजधानियां थी। यस, अभी हमने इस लेसन में 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा है। प्राय सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे बसे हुए थे। यस, कम्युनिकेशन जो ट्रेड मार्ग थे उसके किनारे पे होते। पाटलिपुत्र जैसे नगर, कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे। उज्जैनी जैसे अन्य नगर भूतल मार्ग के किनारे बसे हुए थे। इनके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तट पर थे, जहां से समुद्री मार्ग प्रारंभ होते थे। मथुरा जैसे अनेक शहर व्यावसायिक, सांस्कृतिक जो कल्चर रूप से या पॉलिटिकल एक्टिविटियों के जीवित केंद्र है। नगरीय जनसंख्या, तो हम नगर की बात करते हैं। संभात वर्ग और शिल्पकार, आपने पढ़ा है कि शासक वर्ग राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। यद्यपि इनमें से अधिकांश सतलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं था, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें से उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे, थालियां मिलती है जिन पर चमत्कार कलाई चढ़ी हुई है। इनमें से उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। इनका उपयोग अमीर लोग किया करते थे। साथ ही सोने, चांदी, कांसे, तांबे, हाथी दांत, शीशे, तरह तरह के पदार्थों से बने हुए गहने उपकरण, हाथी बर्तन, सीप, पक्की मिट्टी भी मिलती है। द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में आते आते हमें कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त होते हैं। इनमें से दाता के नाम से प्राय उनके व्यवसाय का भी उल्लेख मिलता है। इनमें से नगरों में रहने वाले लोग धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहाकार, अधिकारी, धार्मिक, गुरु, व्यापारी, राजा के बारे में विवरण लिखते हैं। कभी कभी उत्पादों और व्यापारियों के संघ का उल्लेख भी मिलता है। श्रेणी कहा जाता है जिनको, क्या कहते हैं, श्रेणी, वर्ग कहा जाता है। श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल की खरीदती थी, फिर उनमें से सामान्य तैयार कर बाजार में बेच देती थी। यह संभवतः शिल्पकारों के नए नगर में रहने वाले संभात लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के लोहे का उपकरण प्रयोग किया। तो थैंक यू, बस आज इतना ही। कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।